गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 कोशिका वाला चैप्टर था। आपका पार्ट नंबर 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि कोशिका में विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, तो भी इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में जो पढ़ा था, कोशिका में विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, तो यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यानी कोशिका किससे बनी होती है, तो हम कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। पहला होता है, यानी कोशिका जो होती है आपकी ये कोशिका है, तो कोशिका में 3 गुण होते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो आपकी प्लाज्मा झिल्ली कोशिका है, इसकी बाहर होती है प्लाज्मा झिल्ली, और केंद्रक होता है आपका ये, और कोशिका द्रव्य जो होता है आपका ये केंद्रक के ये ऐसे होता है, ये द्रव्य है एक प्रकार का, तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये पूरी कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 घटकों से मिलकर कोशिका बनती है। अब कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण हैं। आओ देखें। तो कोशिका में जितने भी प्रकार के काम होते हैं वो इन तीनों से ही मिलकर बने होते हैं। अब 5.2.1 है कि प्लाज्मा झिल्ली तथा अथवा कोशिका झिल्ली। तो आपकी बाहर की जो कोशिका के बाहर की जो होती है प्लाज्मा झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। आपकी कोशिका है ना, अब ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। और प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, यानी कोई हानिकारक पदार्थ अंदर ना आए उसको रोकती है प्लाज्मा झिल्ली, और कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसे। तो कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि वर्णनात्मक परागमय झिल्ली किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को आप वर्णनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, तो ये देखते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आती है, और कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। यानी उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एक कोशिका अपशिष्ट है, यानी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का काम अपशिष्ट है, यानी कुछ काम नहीं होता इसका, और जिनका निष्कासन आवश्यक है, ये कोशिका में से निकालनी भी ज़रूरी है। कोशिका में एकत्रित हो जाती हैं और उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, और जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो गैसों का आदान प्रदान कोशिका में विसरण के द्वारा होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तो परासरण उसे कहते हैं जब जल के अणुओं की गति वर्णनात्मक झिल्ली के द्वारा हो तो। और प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा में कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आते जाते हैं। और तो अब है कि आप एक कोशिका है आपकी, तो उस कोशिका को आप नमक या शक्कर के पानी में रख दें तो क्या होगा, तो 3 प्रकार की घटना होंगी। तो कौन सी है ये देख लेते हैं। तो यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये इसे कहते हैं तनु विलयन।
में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन कैसा विलयन यानी तनु विलयन जिसमें जल कोशिका के अंदर चले जाता है, इसे अल्प परासरण दाबी विलयन भी कहते हैं। पहली ये घटना होगी। दूसरी घटना है, अब आपका जल तो चला गया अल्प परासरण दाबी विलयन के द्वारा, तो फिर कोशिका के अंदर क्या होगा? तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इस कोशिका और फूलने लग जाएगी। ये कोशिका है तो जल आ गया यहाँ पर, तो कोशिका फूल जाएगी। ठीक है। अब दूसरी घटना क्या होगी? यदि कोशिकाओं को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। यानी ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन भी कहते हैं। और इसमें इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि व्यापक रूप से जल की कोई गति हुई नहीं है, तो कोई भी परिवर्तन कोशिका में आएगा ही नहीं। तीसरी घटना क्या होगी? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ये सांद्र विलयन है। और कोशिका फिर जब पानी जाएगा तो अंदर कोशिका सिकुड़ जाएगी। पहले इतनी थी तो वह इतनी सी हो जाएगी। ठीक है। तो परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशेष विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। तो आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप है यहाँ पर, वो 3 घटनाएं दी गई थी यहाँ पे। पहला, जब तक तनु अम्ल जिसमें नमक की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें घोला कोशिका को। फिर क्या करा? दूसरी थी कि आपका सांद्र विलयन। ठीक है। और तीसरा माध्यम था कि आपका जो कोशिका की सांद्रता है वही जो जल में घोल रहे हो यानी मिला रहे हो उसकी सांद्रता भी सेम हो, तो क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताया गया है कि आप इन तीनों आपने माध्यम पढ़े तो वैसे कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तो पहला है अंडे के परासरण, यानी अंडा है उसे पानी में घोलना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसे कवच को हटाना है। तो इसका कवच अधिक कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अंडे का जो कवच होता है वाइट बाहर वाला, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। अब एक पतली भारी त्वचा झिल्ली अंडे को घेरे रखती है, तो अंडा शुद्ध जल में रखो। 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो, आप क्या देखते हो? तो आप देखोगे कि अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब और दूसरा है कि इसी प्रकार एक कवच रही, यानी कवच को हटा देंगे अंडे को और नमक के पानी में रखेंगे सांद्रित विलयन, यानी 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो, तो अंडा सिकुड़ जाएगा और पानी जो होता अंडे का वो बाहर निकल जाएगा। जल अंडे से निकलकर यानी पानी जो होता है विलयन में आ जाता है, और क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। ठीक है। तो ये जो क्रियाकलाप है हम सूखी किशमिश, तो सूखी किशमिश में आप रखेंगे पानी में सूखी किशमिश रखेंगे तो फूलने लगती है। किशमिश पानी को अवशोषित कर लेती है और किशमिश फूल जाती है, देखा होगा आपने। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम किशमिश के साथ क्रियाकलाप? तो क्रियाकलाप दे रखा है आपका 5.4। ठीक है। तो अब सूखी किशमिश आप पानी में रखो और उसे कुछ समय तक छोड़ दो, यानी 5-10 मिनट बहुत होता है। तो उसे छोड़ दोगे तो आप देखोगे, पहला जब उन्हें जल में रखा गया तो वह जल को ग्राइंड कर लेगी, यानी फूल जाती हैं। ठीक है। अवशोषित कर लेते हैं जल को। और बी है आपका, जब उसे नमक के घोल में रखोगे, सांद्रित घोल, तो वह जल को त्याग देती है, बाहर निकल कर सिकुड़ गई, जल को बाहर निकाल देती है और सिकुड़ जाती है। ये आपका किशमिश का क्रियाकलाप था। ठीक है। अब एक कोशिकीय अल्वणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। ठीक है। यानी पौधों जो जल अवशोषित करते हैं, परासरण का ही एक उदाहरण है। तो
कोशिका के अंदर परासरण जो होता है उसका कार्य क्या है? तो कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है, यानी विसरण का कार्य है। तो इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली की लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो अमीबा कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है? तो वो जैसे अमीबा है आपका, अमीबा का ये चित्र है, ठीक है। तो अमीबा ही कोई आकार नहीं होता, कैसा भी चित्र बना सकते हो। तो अमीबा है, आप इसे भी भोजन प्राप्त करना है तो बाहर का जो होता है ना, तो ये लचीले होते हैं, कैसा भी आकार ले लेते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण, तो कोशिका का बाह्य पर्यावरण है, ठीक है। यहाँ पे पदार्थ पड़े हुए हैं, तो अपना भोजन अन्य पदार्थ, यानी यह है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये आगे आपका ये इसका भोजन पड़ा है, तो ये ऐसे सिकुड़ के लचीलापन ये इसको घेर लेता है और अंदर घुस जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी टोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन भी इसी प्रकार ग्रहण करता है। तो गाइज आपका पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। अब आपने इस पार्ट में पढ़ा कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका में कितने घटक होते हैं, यानी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा आपने। और अब आगे वाले पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे केंद्रक और कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, क्या कार्य हैं उनके, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके क्लास से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं तो आपको देखने को मिल जाए। थैंक यू।